बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश में कोरोना की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वायरस की दूसरी लहर लगातार लोगों को अपने शिकंजे में कसती जा रही है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3 लाख के पार बनी हुई है। और इतना ही नहीं, एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी अब करीब 3000 के पास पहुंच चुका है। इस डराने वाली खबर के बीच राहत भरी खबर बस यही है कि बीते कुछ दिनों से वायरस की स्पीड में कुछ ब्रेक लगा है, लेकिन ये ब्रेक कितना राहत पहुंचाएगा आने वाले दिनों में, इस पर बात करने के लिए हमारा एक बड़ा पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के। साथ ही संतोष कुमार जुड़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ हैं। सृष्टि सेन शर्मा हेड है ऑपरेशंस मिरांडा हाउस कोविड हेल्प डेस्क की। साथ ही साथ विकास चौधरी मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर, दारा बी पटेल महासचिव, साथ ही इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से वो हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत अशोक जी आपसे करना चाहती हूँ। राहत की खबर यह है कि जो वायरस की स्पीड है वो कम हुई है, लेकिन क्या हमने पिछले साल से कुछ सीखा? अगर सीखा होता तो क्या स्थिति यही होती? पिछले साल से बहुत कुछ सीखने को था। बाहर दूसरे देशों में जो हुआ सेकेंड वेव में, वो भी सीखने को था। बट आई थिंक कहीं हम भटक गए। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, और जब हमने देखा कि कोविड के केसेस कम होने शुरू हो गए डिस्पाइट लॉकडाउन, और उस वक्त भी लोग बाहर घूम रहे थे और केसेस कम हुए, तो हर तरह से लापरवाही हुई, थोड़ी केयरलेसनेस हुई, हुई हर एक तरफ से। और उसकी वजह से जो हमने देखा है, बट ये किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब आएगा तो इस दहशत से आएगा, क्योंकि वेरिएंट्स जो आ रहे थे, जो हमने देखे थे दूसरी कंट्रीज में देखे थे, इंग्लैंड में देखे थे कि उनकी जो वेव आई थी वो इसी वेरिएंट्स की वजह से आई थी, उसका हमने ख्याल या एक्सपेक्टेशन या उसकी प्रिपरेशन नहीं की। हम यही सोच रहे हैं कि आएगा तो फिर से रैंप अप कर देंगे, जितना भी हमने डी एस्केलेशन किया है उसको फिर से बढ़ा देंगे। ऐसी क्या बात है, पर बेड्स ही तो बढ़ाने हैं। लास्ट टाइम तो हमने वायरस के साथ कई बेड्स बढ़ा दिए थे, काफ़ी कुछ हमने कर लिया था। एक्चुअली ये जो केयरलेसनेस है, ये जो यूफोरिया है, और ये नहीं कहूँगा कि किसी स्पेसिफिक का है, डॉक्टर्स भी थोड़े यूफोरिक हो गए थे जबकि समझा रहे थे कि ये डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। बट ओवरऑल पब्लिक में भी यूफोरिया था, पॉलिसी मेकर्स में भी खुशी थी, और एक तरफ हमारे पॉलिटिशियंस भी बेस्ट एग्जाम्पल नहीं रहे कि हमें जो सिखाया गया था कि मास्किंग, केयर गैदरिंग्स नहीं करना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और सैनिटेशन करना है, उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हमारे देश में नहीं रहे। तो मानने की बात है, वैसे ही पब्लिक फटीग में आ गई थी। दूसरा ये सब जब पब्लिक ने देखा तो पब्लिक भी अपने ही तरह से गैदरिंग्स और एंजॉयमेंट और पार्टीज और सब में मस्त हो गई। जब ये वेव आई है, रियली ये आई ओपनर है, और इसने ये दिखाया है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना ही फ्रेजाइल है। इनफैक्ट कोई कंक्रीट काम नहीं हुआ है, कोई सिक्योर काम नहीं है, जिसको कहते हैं ना हार्ड फैक्ट्स। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया था वो बड़ा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें कि ना हमारे पास एनफ वेंटिलेटर्स हुए, बेड्स हो गए, ठीक है, नहीं यूटिलाइज हुए, डी एस्केलेट हो गए, बट अभी भी हमारा उतना फ्रेजाइल है। ये इस कानून मानने की बात है कि हम 10 गुना 5 गुना ज्यादा केसेस एडमिट कर रहे हैं, वो 5 गुना सीरियस हैं, और कोई भी वेस्टर्न हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको नहीं कोप कर सकता था। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी बात नहीं कि वेस्टर्न हेल्थ केयर नहीं इसको इतने को नहीं, वो भी नहीं सपोर्ट करता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को क्यों भटकना पड़ रहा है अस्पताल से अस्पताल? क्या उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेटअप कर सकते थे? क्या सेंट्रल हेल्पलाइन नहीं कर सकते थे? डॉक्टर अशोक, सच तो ये है कि हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम ही नहीं किया, और जो वो काम किया भी अगर, तो वो नाकाफी ही साबित हो रहा है। मौजूदा स्थिति में तो यही एक बात समझ आ रही है। संतोष कुमार हमारे साथ हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ हैं। संतोष जी, जब कोई इस तरह का डिजास्टरस चीजें आती हैं सामने, तो एक खास तौर पर सरकार होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते, सिर्फ सेंटर और स्टेट की नहीं मैं बात कर रही हूं, मैं आम नागरिकों को भी यहां पर जोड़ूंगी, जो एक पूरा मैनेजमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए था, जो इस वाले मामले में कोरोना वायरस के इस भयानक पेंडेमिक के दौर में नहीं किया गया? देखिए, सबसे अच्छी बात तो पहले जो आपदा प्रबंधन में किया जाता है, और जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में बहुत ही क्लियरली सेक्शन
3 के प्रोविजन 7 में 8 प्रोविजंस दिए गए हैं। और उस प्रोविजंस को अगर किया जाए कि उसमें पहले होता है कि एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को कितना एंटिसिपेट करते हैं, और उसके लिए 2 चीजें करते हैं जो अभी कई देशों ने किया है। मॉडलिंग करते हैं, देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा, जो पीछे का इम्पैक्ट हुआ उसका असेसमेंट करते हैं कि पीछे का इम्पैक्ट कितना था, और उसके हिसाब से फिर हम अपना कैपेसिटी एनालिसिस करते हैं। जैसे जो पीछे का हुआ वो अपने आप में 2019 में लॉकडाउन नहीं होता तो और भयावह होता, लेकिन अभी के जो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे देश में अभी 70,000 ICU बेड्स हैं और 40,000 वेंटिलेटर हैं, तो 1 लाख करीब 10,000 हुए। और अभी जो पेशेंट्स के आंकड़े आ रहे हैं 3.5 लाख प्रतिदिन के आ रहे हैं। तो पूरे देश का और 3.5 लाख का एक प्रोपोर्शन अगर देखें तो एक साफ लगता है, जब डिजास्टर में प्लानिंग करते हैं तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के आधार पे कि पिछली बार कितना मैक्सिमम हुआ और आगे आने वाले दिनों में कितना हो सकता है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसके बाद प्लानिंग करते हैं रिसोर्स असेसमेंट का। तीसरी बात, जो अगर हम पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रक्रिया में देखें तो हमारे अथॉरिटीज जितनी हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सारों के रोल्स आइडेंटिफाइड हैं कि आपको ये करना है, दूसरे को ये करना, तीसरे। लेकिन ये चूंकि ये पैंडेमिक का इश्यूज है तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंगेजमेंट होना चाहिए। भारतवर्ष का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो करीब 70% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, और 30% जो हमारा सेक्टर है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। बस स्टेट गवर्नमेंट में इसके स्टेट के पास है, सरकारों के पास है। तो नियोजन की प्रक्रिया में हमारे जो दोनों पार्टनर है, जो मेजर पार्टनर हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया, और उस प्राइवेट सेक्टर के साथ हम असेस करेंगे, क्योंकि हमारी इसमें 4 चीजों की जरूरत हो रही है। एक तो प्रिवेंशन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर 4.5 लाख 3.5 लाख मरीज अगर आएंगे प्रतिदिन, और पेशेंट की स्थिति को देखेंगे और हमारे बेड की स्थिति को देखेंगे, तो देखते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीजें आती है कि प्रोटेक्शन करें ताकि इतने लोग बीमार ना पड़े, क्योंकि हम कोप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहली प्लानिंग जो होती है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी सर, थोड़ा हम वेग जा रहे हैं। जो व्यूअर है वो इस वक्त, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि हम ऐसी बात को शामिल करें अपनी बातों में। जो व्यूअर, जो दर्शक इस वक्त इस पूरी बीमारी को देख रहा है, इस वायरस को समझने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, वो देख रहा है ऑक्सीजन की कमी है, वो देख रहा है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, वो देख रहा है कि ऐसे ही बाहर लोग पड़े हैं, उनके लिए मैनेजमेंट हुआ कितना, इस पर मैं सर दोबारा आऊंगी आपके पास। सृष्टि हमारे साथ हैं जो कि मिरांडा हाउस कोविड हेल्प डेस्क से जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, मुझे जरा ये बताइए कि आपको जो कॉल्स आ रहे हैं आप लोगों को, वो किस तरह से दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और मेजर क्राइसिस किस बात का है? मैम, सबसे पहले तो आप मुझे सुन सकती है? जी बिल्कुल। हाँ जी मैम, मुझे हर घंटे अप्रोक्सीमेटली 1000 कॉल आ रहे, दिन में आराम से 1000 कॉल आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत 2 टाइप की होती है। एक, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत कमी है, उन लोग मर रहे हैं। एंड नंबर 2, बेड्स। एंड लास्ट 3-4 दिन से आई हैव बीन ऑन कॉल। मैं एवरी डे हॉस्पिटल्स को कॉल कर रही हूँ पूरे दिल्ली में, और उनमें से एक के पास भी एक बेड नहीं है, और जिनके पास है वो नॉन ऑक्सीजन बेड है। वी आर इन अ सिचुएशन जो ऐसा है कि लोग जाए तो कहाँ जाए। आज मैं किसी के साथ बात कर रही थी, वो बोल रहे थे दिल्ली में रहने का फायदा ही क्या हुआ जब दिल्ली में अस्पताल ही अब नहीं है। बिल्कुल। अनदर पर्सन, वो कल रात को मुझे अराउंड 1 बजे मुझे कॉल आया, मैं सोने से पहले। मुझे कॉल कर रहे हैं रो रो के कि मेरी मम्मी को प्लीज बचा दो। मैं एक स्टूडेंट वॉलंटियर हूँ। दिल्ली में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कभी नहीं देखा कि लोग रो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मम्मी खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही है।